गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी को मेरा नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय मानवता। मैं प्रोफेसर हरीश सिंह। आज जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा बोलने का, जो आज का हमारा विचार विमर्श है, वो है कि घुमंतु समाज जो है, जिसको कबीलाई समाज भी कहा गया, जिसको यायावारी समाज भी कहा गया, यानी आज़ादी के लगभग 80 साल बाद आज भी उनके पास अपना स्थायी मकान नहीं है, आज भी उनका अपना स्थायी रोजगार नहीं है, आज भी उनका अपना स्थायी शिक्षा का कोई भी साधन नहीं है। और इस विषय को मैं पिछले काफ़ी समय से उठा रहा हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और इसी रिस्पॉन्स को शार्पन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दायरों को मजबूत करने के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए, भारत के वजूद को समझने के लिए, क्योंकि देखो, ज्ञान मुख्य रूप से सूचनाओं पर आधारित नहीं होता। ज्ञान वो होता है जो आपके अनुभव के आधार पर हो। यानी इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस लिया और उस पूरे अनुभव को समाज में बांटने के लिए हमने एक संगठन का निर्माण किया, जिसको भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के नाम से हमने निर्मित किया। और आप सभी से मैं बार बार यही गुजारिश करता हूँ कि हम समाज के उन तबकों तक जा रहे हैं, समाज के उन कबीलाओं तक जा रहे हैं, समाज के उन घुमंतु समाज की तरफ जा रहे हैं जो भूमिहीन है, जो लैंडलेस है, जो सप्रेस्ड है, जो डिप्रेस्ड है, जो ओप्रेस्ड है, जिनके ऊपर लगातार अन्याय, अत्याचार किया जाता है, शासन प्रशासन के द्वारा भी, समाज के जो विशेषाधिकार संपन्न जो लोग हैं उनके द्वारा भी, पूंजीपतियों के द्वारा भी, भूमिपतियों के द्वारा भी, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा भी, जमींदारों के द्वारा भी, सामंतवादी व्यवस्था के द्वारा भी। तो हमारी जो मेन लड़ाई उस फ्यूडल सिस्टम से है, उस सामंतवादी सोच के लोगों से है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा हमने गठन किया है, उसमें हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके विचार समतावादी होने चाहिए, मानववादी होने चाहिए, वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित होने चाहिए। क्योंकि अगर साइंटिफिक टेम्पर के लोग इस संगठन को चलाएंगे, इस संगठन को लीड करेंगे, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, मेरा ये एक बहुत दृढ़ विश्वास है कि हम बहुत आगे जाएंगे। जैसे हमारे मेन 3 मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार और ज़मीन भागीदारी। फिर रिपीट करना चाहता हूँ, शिक्षा, रोजगार, और रोजगार भी स्थायी रोजगार, और ज़मीन भागीदारी। मेरा शुरू से ही ये मानना है कि सभी भारतीयों को शिक्षित होना चाहिए, उच्च क्वालिटी की सोच रखनी चाहिए, हाई स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहिए और किसी बंधी हुई मानसिकता का गुलाम या बंधुआ मजदूर नहीं होना चाहिए। सभी को शिक्षित होने का मतलब, और शिक्षा में यहाँ क्वालिटी एजुकेशन को कह रहा हूँ, शिक्षित होने का मतलब मैं उस इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा हूँ जो आपको तर्कशील बनाती है, जो आपको एक वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित सोच का मालिक बनाती है, जो आप में समतावादी, समानतावादी, समतामूलक विचार को पैदा करती है, आपके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सरोकारों को मजबूत करती है, आपको एक एक्टिव सिटीजन बनाती है कि आपका क्या रोल है, आपका क्या योगदान है और क्या आप अपने योगदान को फुलफिल कर पा रहे हैं। नहीं, इस बात पर मैंने बार बार चर्चा की कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंक्लूसिव हो, जो बिल्कुल समरसता पर आधारित हो, सभी को बराबर हो, यूनिवर्सल हो। तो उसकी मैं कोई
ब्रिटिश एरा की बात नहीं कर रहा, मैं कोई लॉर्ड मैकाले के उस विचार की बात नहीं कर रहा जिसमें वो कहता है कि मैं एक ऐसे शिक्षित भारतीयों का वर्ग, एक ग्रुप या एक गुट तैयार करना चाहता हूँ जो देखने में भारतीय लगे लेकिन उनके विचार, आचार, उनकी रहन-सहन, उनके उनके एटीट्यूड जो है वो ब्रिटिशर्स जैसे हो। तो मैं एक ऐसी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ जो भारत की कल्चर से ही निकले, भारत की सब रीजनल लैंग्वेज में दी जाए, ताकि हम उस भारत को समझने का प्रयास करें जो भारत कभी सोने की चिड़िया रहा है, जो भारत एक बड़ा समृद्ध भारत रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप रहा है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अपना एक बहुत बड़ा योगदान था। लगभग 30% जीडीपी अकेले भारतीय उपमहाद्वीप का रहा है प्राचीन काल के दौरान, मध्यकाल के दौरान। तो हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली है, हमारा इतिहास बड़ा सशक्त है और उस गौरवशाली और सशक्त इतिहास के माध्यम से हम क्यों न एक अच्छा, ब्राइट, विकसित भविष्य निर्मित करें। उन्हीं अच्छी भावनाओं के साथ, उन्हीं मजबूत और बड़ी सकारात्मक भावनाओं के साथ मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप इस भूमिहीन, बेरोजगार संघर्ष मोर्चा में आप आइए, अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारों से हमें लाभान्वित करिए और शिक्षा, रोजगार और स्थायी या यूं कहा जाए कि ज़मीन भागीदारी में आप निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि लगातार हम चल रहे हैं एक ऐसे मिशन पर, एक ऐसे वजूद पर, एक ऐसी मोमेंट्स पर। आंदोलन आते हैं जाते हैं, लेकिन ये जो आंदोलन हमने खड़ा किया है ये बहुत बड़ी वैचारिकी है, बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी पे मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप आइए, आपका बहुत स्वागत है। शिक्षा, रोजगार और सबको स्थायी ज़मीन का प्रबंध करना चाहिए। शिक्षा में जैसे भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया है, लेकिन वो केवल 14 साल तक के बच्चों के लिए है। मेरा ये मानना है कि भारत का कोई भी नागरिक अगर शिक्षित होना चाहता है तो उसको चाहे पीएचडी करनी पड़े, चाहे उसको डिलीट कितनी भी बड़ी वो एजुकेशन ले सके, उसके एजुकेशन लेने में, उसके ज्ञानवान होने में पैसा बीच में ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे की कमी के कारण उसको एजुकेशन छोड़नी पड़े। तो ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार है और बहुत जल्दी इसको हम एक सामूहिक विचार बना रहे हैं, पार्लियामेंट तक भी जा रहे हैं कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बने, मूलभूत अधिकार बने, संवैधानिक अधिकार बने, जैसे बाकी के अधिकार है, चाहे वो समानता है, चाहे वो स्वतंत्रता है, चाहे वो बंधुत्व है, चाहे वो जो भी अधिकार है, वैसे ही शिक्षा, एजुकेशन मस्ट बी ए वेरी फंडामेंटल राइट टिल पीएचडी। आप जितनी भी हायर एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन लेना भी ज़रूरी होता है, एजुकेशन से हम शार्पन होते हैं, तर्कशील होते हैं, सूचनाएं हमारे पास ज़्यादा होती हैं। हालांकि जीवन में अनुभव का होना एक अलग दायरा है। एजुकेशन भी दो तरह की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो उन सब चीज़ों को हमें इंस्टीट्यूशंस बिल्ड जो किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, आईआईटी है, आईआईएम है, मेडिकल कॉलेजेस है और सेपरेट, क्योंकि दिस इज़ द एरा ऑफ द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो जो हम ग्लोबलाइजेशन के दौर से बाहर आ रहे हैं, 1990 में भारत की सरकार ने यहाँ पर निजीकरण लागू किया, उसके कारण एजुकेशन में जो बहुत बड़ा लैक्यूना, बहुत बड़ा जो स्टिग्मा लग गया वो निजीकरण का लग गया और एजुकेशन इतनी ज़्यादा महंगी हो गई, एजुकेशन में इतनी ज़्यादा अनियमितताएं हो गई और एजुकेशन के जो मूल सरोकार थे वो दूर होते चले गए और एजुकेशन के ऊपर कुछ निजी घरानों का कब्जा हो गया। उनके कई कॉलेज चलते हैं, यूनिवर्सिटी चलती है और एजुकेशन का सिलेबस वो क्रिएट करने लगे, क्योंकि इनको तो कैपिटलिज्म एस्टेब्लिश करना है, पूंजीवाद एस्टेब्लिश करना है, उनको तो सामंतवाद एस्टेब्लिश करना है, उनको तो साम्राज्यवाद एस्टेब्लिश करना है। तो मेरा मानना है कि एजुकेशन एक सामूहिक गतिविधि है और इसके ऊपर सरकार का कंट्रोल हो, प्रॉपर कंट्रोल हो, सरकार का रेगुलेशन हो, निश्चित रूप से हो, लेकिन सरकार एक मानवतावादी दृष्टिकोण वाला सिलेबस क्रिएट करे, किसी आइडियोलॉजी या किसी एक विचार को प्रमोट करने वाला नहीं, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत बड़ी हमारी पहचान है।
और बहुत बड़ी यूनिटी है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी होनी चाहिए। विविधता भारत का बहुत प्रबल पक्ष है। विविधता के आधार पर हम चाहते हैं कि भारत एक ऐसा सक्षम भारत बने जहाँ पे एजुकेशन को हम एक मद्देनज़र रखते हुए एजुकेशन को प्रमोट करें। जो जो हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, निश्चित रूप से ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जो भारत समतावादी होगा, जो लोकतंत्रवादी होगा, जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष भारत भी बनेगा और सभी को इस भारत में अपनी अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। तो शिक्षा जो पिलर है, उसकी तरफ डेमोक्रेसी के जो पिलर है, जैसे डेमोक्रेसी के मैंने बार बार 4 पिलर बताए, तो डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर है, चाहे वो लेजिस्लेचर है जिसको विधान पालिका कहते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है जिसको कार्यपालिका कहते हैं, चाहे वो जुडिशरी है जिसको न्यायपालिका कहते हैं, या मीडिया है, तो इन चारों पायों को शिक्षा की तरफ देखना पड़ेगा। क्या जो शिक्षाविद है वो अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं कि नहीं? क्या जो सिलेबस है वो सही बन पा रहा है कि नहीं? क्या जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जो एजुकेशन दी जा रही है वो एजुकेशन अप टू मार्क है कि नहीं? देश दुनिया की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, रोजगार पाने के लिए, अपने आप को मैच्योर बनाने के लिए, तर्कशील बनाने के लिए, मानववादी बनाने के लिए, क्या वो एजुकेशन हमारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रही है कि नहीं? इस विषय पर सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं शिक्षा का जो क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एजुकेशन या डोमेन ऑफ एजुकेशन, उसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि क्या लेजिस्लेचर काम कर पा रहा है? क्या एग्जीक्यूटिव काम कर पा रहा है? क्या जुडिशरी काम कर पा रही है? या मीडिया उसके ऊपर बोल रही है कि नहीं? क्या यूजीसी अपनी भूमिका निभा रही है? इस चीज़ पर मीडिया बोल रही है, जुडिशरी बोल रही है, लेजिस्लेचर में इस बात पर डिस्कशन होता है, एग्जीक्यूटिव में इस बात पर डिस्कशन होता है कि नहीं? क्या जो हमारा मूल एक बेस होता है, क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज की आधारशिला होती है, उस समाज का बैकबोन होती है। शिक्षा किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए, उस समाज को बदलने का बहुत बड़ा माध्यम होती है। शिक्षा हमें शक्तिशाली तो बनाती ही बनाती है, मानवीय मूल्यों से भी हमें प्रेरित करती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, हमारे अंदर ऊर्जा देती है, हमारे अंदर एक संकल्प पारित करती है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले अगर संसद को कोई काम करना चाहिए, सबसे पहले पार्लियामेंट को कोई काम करना चाहिए, लेजिस्लेचर को कोई काम करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को कोई काम करना चाहिए, जुडिशरी को सोचना चाहिए और मीडिया को सोचना चाहिए, तो शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर काम हो। क्योंकि एजुकेशन से ही जेन जी पैदा होते हैं, एजुकेशन से ही यूथ का जो है ओपिनियन बनता है, और जो यूथ होती है उसके विचार बनते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जेन जी की बात नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी भ्रामक धारणा है कि हमारे को अब जेन जी के एक गिरफ्त में ला दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ जैन जी सोचता है वही भारत नहीं है, वही वर्ल्ड नहीं है। जैन जी यानी 1997 से 2012 के बीच वाला जो है, जो फ्यूचर है, डेफिनेटली मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा विचार दिया, वो तकनीक से लैस है, वो तर्कशील है, वो सोचते हैं, विचारते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जेन जी है वही सब कुछ नहीं है। इस चीज़ को हमें ध्यान से सोचना चाहिए। और मैं जो समाज के बुद्धिजीवी है या समाज के जो मुख्य वर्ग है उनको भी कहना चाहूँगा कि आप जेन जी को ना तो कॉकरोच कह सकते, ना उनको मच्छर कह सकते, ना उनको दिमक कह सकते। आप उनको पूरा आत्मसम्मान देने की कोशिश करिए, आप उनको पूरा मान सम्मान देने की कोशिश करिए, क्योंकि जैन जी से ही देश चलता है ऐसा भी नहीं है। देश में हर स्टेक होल्डर का अपना योगदान होता है, अपना कंट्रीब्यूशन होता है। देश बिल्कुल एक जीवंत भूमिका में होता है। डेली देश में नई नई चीज़ें, डेली देश में नई नई परंपराएं बनती है,
मजबूत होती है, बिगड़ती है, फिर नई परंपरा। तो वी आर लिविंग इन द वेरी लिविंग country, that is India, and India is the largest democracy of the world. We have a very written largest constitution of the world, or we have a very lot of powerful tradition. तो हमें इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत मजबूत परंपराएं हैं, उनकी तरफ जाना पड़ेगा और एक प्रॉपर समन्वय, कोऑर्डिनेशन हमें बनाना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन का भी और जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस हैं उन परंपराओं के आधार पर भी और आधुनिक विचारों के आधार पर देश का निर्माण करना पड़ेगा। और इंडिया अभी भी मेकिंग इन ए नेशन है, अभी भी भारत बन रहा है। किसी के दिमाग में ये उलझन ना आ जाए कि भारत नेपाल की तरह टूट जाएगा, भारत बांग्लादेश की तरह टूट जाएगा, या भारत पाकिस्तान बन जाएगा, या भारत में कोरिया वाला हाल हो जाएगा। ऐसा कभी ना हुआ है और ना ही होगा। भारत की परंपराएं बहुत मजबूत है, भारत में एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है। हो सकता है भारत के लोगों की अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो, लेकिन ये जो भारत है ये एक मजबूत भारत है, बड़ा पावरफुल भारत है। और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारी लीडरशिप बहुत मजबूत है, वो भी उतना ही सोचती है, चिंतन करती है, विचार विमर्श करती है जितना जैन जी करता है। तो ऐसा नहीं है कि जैन जी ही सब कुछ है, इस चीज़ को हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, ये एक हमारी संसद के लिए, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारी जितनी भी लीडरशिप है उसके लिए बड़ा चिंता का विषय है कि कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। हालांकि वो आंदोलन रोजगार के मुद्दे पर लेकर, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर और परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर खड़ा हुआ। तो इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि भारत को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं, हमने कमीशंस को रेगुलेट क्यों नहीं किया? जितने पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी पारदर्शी भूमिका पर हमने क्यों एक मजबूती के साथ कदम नहीं उठाए? ये हर स्टेट की सरकारों की भूमिका भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका भी है, लगभग सभी मंत्रालयों की भूमिका भी है, और सभी सांसद, खासकर जो यूथ सांसद है, जो लगातार पार्लियामेंट के मेंबर भी बन रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। समस्या को फैलाना नहीं है, उसके स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। रोजगार की समस्या क्यों पैदा हुई, शिक्षा की समस्या क्यों पैदा हुई, उस स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। क्या जो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए थे उनको हम मजबूत करने में कामयाब रहे कि नहीं, या जो हमारे यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बने थे उनकी भूमिका हम निभा पाए कि नहीं, यूनिवर्सिटी अपनी भूमिका निभा पाए कि नहीं, प्रोफेसर्स अपनी भूमिका निभा पाए कि नहीं, डॉक्टर अपनी भूमिका निभा पाए कि नहीं, लॉयर अपनी भूमिका निभा पाए कि नहीं, न्यायाधीश महोदय अपनी भूमिका निभा पाए कि नहीं। सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि देश सबका है, किसी के बाप की बपोती ये देश नहीं है। ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, जैनों का भी है, बौद्धों का भी है, दलितों का भी है, लिंगायतों का भी है, घुमंतु समाज का भी है, एससी का भी है, एसटी का भी है, ओबीसी का भी है। समाज के हर तबके का ये देश है। इस देश के ऊपर किसी का प्रभुत्व नहीं है। हमारा देश पूरा सॉवरेन कंट्री है, वर्ल्ड में हमारी मान्यता है। जितने वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूएनओ है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, सभी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। सभी ने हमारे को एक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया है। सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारी अच्छी भूमिका है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि हमें एकजुट होकर शिक्षा पर काम करना चाहिए। शिक्षा के बारे में लेजिस्लेचर को सोचना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को सोचना चाहिए, जुडिशरी को सोचना चाहिए, मीडिया को सोचना चाहिए कि शिक्षा का निजीकरण बंद हो, शिक्षा का कॉमर्शलाइजेशन बंद हो, और जो शिक्षकों की जो कॉन्ट्रैक्चुअल आधारित भर्तियां हैं, संविदा के आधार पर जो भर्तियां हैं, वो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि वो उनको सिर्फ और सिर्फ एक तरह से बंधुआ मजदूर बनाती है।
इसके अलावा दूसरा जो हमारा मेन मुद्दा है वो रोज़गार का मुद्दा है। क्या हम जितने बड़े बड़े हमारे मिनिस्ट्रीज़ है या जितने बड़े बड़े हमारे प्राइवेट सेक्टर है, क्या हम लोगों को स्थायी रोज़गार दे पाए हैं कि नहीं, इसके ऊपर लेजिस्लेचर को भी सोचना है, एग्जीक्यूटिव को भी सोचना है, जुडिशरी को भी सोचना है और मीडिया को। क्योंकि देश को अगर समझना है, लोकतंत्र को समझना है, तो इन 4 पिलरों को समझना पड़ेगा कि जो ये एक पिलर है हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, क्या ये चारों पिलर मजबूत है? क्या ये अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं? क्या ये सच को सच, झूठ को झूठ कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या ये दूध का दूध, पानी का पानी कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या ये अपने श्वेत पत्र जारी कर पा रहे हैं कि नहीं? और मैं तो कहूँगा कि 2000 से लेके 2026 तक की जितनी भी कमीशंस की भर्तियाँ हुई है, चाहे वो जिस भी स्टेट का कमीशन है, उनका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जितनी एसएससी की भर्तियाँ हुई है, जितनी बैंकिंग सेक्टर में भर्तियाँ हुई है, जितनी यूजीसी के माध्यम से रिक्रूटमेंट्स या हायर एजुकेशन का मामले या यूपीएससी के थ्रू हुए हैं, उनका सबका श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। मैं किसी विपक्षी दल को या किसी सत्ताधारी दल को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, इसमें सभी की भूमिका है। सभी क्या रोज़गार के मामले को गंभीरता से ले रहे हैं कि नहीं, या वैसे 5 स्टार होटल्स में या संसद में टाइम पास कर रहे हैं? तो इस चीज़ को बड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा और चिंतन मंथन, विचार विमर्श, डायलॉग करने से, संवाद करने से चीज़ें सुधरती है, चीज़ों में सुधार आता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दे की समझ मजबूत होती है। तो ये चीज़ मैं फिर कहना चाहूँगा कि क्या शिक्षा और रोज़गार के मुद्दे को लेजिस्लेचर ने, एग्जीक्यूटिव ने, जुडिशरी ने, मीडिया ने प्रॉपर उठाया है कि नहीं? और जो तीसरा मुद्दा आता है वो आता है स्थायी ज़मीन का। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा है, उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हर भारतीय को 2 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, खेती वाली सिंचित भूमि मिलनी ही चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ दोबारा से कि हर भारतीय को, जो भी भारत का नागरिक है, उसको 2 एकड़ ज़मीन, एग्रीकल्चर लैंड कैसे मिलेगी? ये सब कुछ हो सकता है। सरकार बहुत पावरफुल होता है, स्टेट बहुत पावरफुल होता है, तो 2 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड और कम से कम 10 मरले उसको आवासीय ज़मीन मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भारत का नागरिक दर दर की ठोकरें खा रहा हो। भारत का नागरिक घुमंतु समाज के रूप में, जैसे घुमंतु समाज पर मैंने बात की कि घुमंतु समाज 1873 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से आज भी उतना ही पीड़ित है, आज भी उतना ही लाचार है, आज भी उतना ही बेबस है, हालांकि भारत आज़ाद हो चुका है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बुनियादी सवाल है कि घुमंतु समाज, जिसमें डोम आते हैं, जिसमें पाल आते हैं, जिसमें गडरिया आते हैं, जिसमें लोध आते हैं, तो समाज का वो वर्ग जो बड़ा कमज़ोर वर्ग है, जिसको आज भी आवास की व्यवस्था नहीं है, जिसको आज भी स्थायी रोजगार नहीं है, जिसको आज भी स्थायी शिक्षा नहीं है, जिसके पास आज भी अपनी ज़मीन नहीं है, ना एग्रीकल्चर लैंड है, वो अपना बस 24 घंटे वो अपना ट्रैवल में ही गुजारते हैं। कभी वहाँ पे स्टे कर लिया, कभी वहाँ पे स्टे कर लिया, कभी वहाँ पे खाना खा लिया। तो उस समाज को, जो कभी एक बहुत मजबूत मार्शल कौम होती थी, बड़ी योद्धा जातियाँ होती थी, उसको सिस्टम ने, उसको सरकार की नकारात्मक मान्यताओं ने, सरकार की नकारात्मक नीतियों ने उस समाज को जमा दिया, जिसमें पाल है, गडरिया है, लोहार है, डोम है, मतलब लगभग सैकड़ों ऐसी जातियां हैं जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में जन्मजात अपराधी घोषित किया था। जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में क्या किया था? जन्मजात अपराधी घोषित। हालांकि वो ब्रिटिश एरा था, लेकिन आज भी मुझे लगता है जब हम घुमंतु जातियों को देखते हैं, विमुक्त समाज को देखते हैं, कबीलाई कल्चर को देखते हैं, तो ना उनके पास
जल है, ना जंगल है, ना ज़मीन है। तीनों ही मूल अधिकारों से वो वंचित है। तो मेरा मानना है कि ज़मीन का जो अधिकार है वो मूल अधिकार होना चाहिए। अगर भारत को विकसित बनाना है, अगर भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, भारत को यूएनओ की परमानेंट वीटो पावर बनाना है, तो भारत के सभी नागरिकों को, घुमंतु समाज को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे महसूस होता है, हमारा अनुभव है, प्रैक्टिकल वर्क है, फील्ड वर्क है, देखने के बाद, सर्वे करने के बाद, क्योंकि भारत में लगभग 6 लाख गांव है और लाखों एकड़ ज़मीन है। ऐसा नहीं कि ज़मीन नहीं, पंचायती ज़मीन है। तो पंचायत के स्तर पर एक ऐसा रोजगार रजिस्टर भी तैयार हो, पंचायत के लेवल पर ज़मीन रजिस्टर भी तैयार हो, पंचायत के लेवल पर शिक्षा का एक रजिस्टर भी तैयार हो, और शिक्षा, ज़मीन और रोजगार ये मूलभूत अधिकार बने, ये फंडामेंटल राइट्स बने, और सरकार को इन नागरिकों के अधिकारों पर कोई कैंची ना चलाए। ये सरकार से मेरी गुजारिश है, विपक्षी दलों से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी नालायकी लीडरशिप की तरह बात ना करें। विपक्ष का लायक होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर विपक्ष नालायक होता है तो ये समस्याएं पैदा होती, शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, ज़मीन भागीदारी की। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, इस विचार को मेरा इंडिविजुअल विचार के रूप में माना जाए, और बाद में इसको हम सांगठनिक रूप में वैचारिकी हम पैदा कर रहे हैं, वैचारिकी हम बना रहे हैं, और जो भूमिहीन, बेरोजगार संघर्ष मोर्चा है वो पूरा मजबूती के साथ भारत के हर उस नागरिक के साथ खड़ा है जिसके साथ कोई भी एट्रोसिटीज़ होती है, जिसके साथ कोई भी अन्याय अत्याचार होता है, जिसके साथ लैंगिक असमानता होती है। हमने भरत तिवारी का भी मुद्दा उठाया, जो एक बहुत बड़ा एक मतलब एक्टिविस्ट के रूप में उत्तर प्रदेश में उसने अपने गांव से काम की शुरुआत करी। बाद में सरकार की कुछ गलत मंसूबों के कारण उसका इनकाउंटर करवा दिया गया। तो हम उन सब चीज़ों के खिलाफ है कि लाखों की संख्या में स्कूल बंद हो जाते हैं, एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार साथियों का एनकाउंटर हो जाता है। तो ये सब नीतियां सरकार को बंद करनी चाहिए। झारखंड के रांची में जैसे कल एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो चली वहाँ के कमीशन के खिलाफ, और वो प्रारंभिक जो परीक्षा होती है प्रीलिम्स, उसको रद्द करवाने की जो शर्त उन्होंने रखी थी, सरकार ने वो नहीं मानी, जिसके कारण बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पे चल रहा है देवेंद्र महतो की अगुवाई में। हालांकि उसमें सभी युवाओं का योगदान है। आंदोलन कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता, आंदोलन एक सामूहिक प्रयास होता है, और जन आंदोलन तभी बनता है। हालांकि जन आंदोलन लगातार भी नहीं चलते, उनको बीच में थोड़ा थोड़ा गैप, रेस्ट भी चाहिए होता है। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि समाज में, देश में, अर्थशास्त्र में, राजनीति में जो भूमिकाएं निभाई जा रही है उसको हमें सोचना पड़ेगा, उसको हमें मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा। तभी मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे और एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनना चाहिए, रोजगार का अधिकार मूल अधिकार बनना चाहिए, और स्थायी जो ज़मीन का अधिकार है, ज़मीन भागीदारी आंदोलन है, उन 3 मेन पहलुओं को लेकर हम काम कर रहे हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लोग अपने आप जुड़ते जाते हैं, सिर्फ चलना होता है। तो लोग तो जुड़ेंगे ही निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा जो कोज है वो बिल्कुल पवित्र हमारा कोज है। लोगों को साथ लेकर हम चल रहे हैं। यह संगठन आपका अपना संगठन है, सभी की इसमें पूरी भूमिका रहेगी। आपको बहुत जल्द ही जिला स्तर की जो है कार्यकारिणी हम गठित कर रहे हैं, क्योंकि भारत में लगभग 750 के आसपास ज़िले हैं, 28 राज्य है, नेशनल टेरिटरीज़ है, सभी में हम काम कर रहे हैं, और इस डिमांड को हम पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेके जा रहे हैं, यूएनओ, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक तक भी। क्योंकि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी, उन्होंने भी एक तरह से ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार किए हैं। तो वो भी निश्चित रूप से चाहेंगे कि एक्टिविटीज़ होती रहे, देश में गतिविधियां होती रहे। तो बड़ा पॉजिटिव गतिविधियों के साथ हम आपके साथ आ रहे हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, यही अपील है, यही मेरी एक गुजारिश है कि आप इस संगठन में अपनी भूमिका के लिए हमेशा तैयार रहें,
हमारा जो संगठन है वो आप सभी उन साथियों को आमंत्रित करता है जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं, जो अंधविश्वास से मुक्त हैं, जो खुले विचारों के हैं, जो प्रॉपर डायलॉग संवाद में विश्वास रखते हैं, जो किसी भी हिंसा में विश्वास नहीं रखते, जो देश के लोकतंत्र में, धर्मनिरपेक्ष मान्यताओं में, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, उन सबको हम आमंत्रित करते हैं कि कोई भी एक्टिव सिटीजन इस संगठन में शामिल हो सकता है। भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के इस मंच में आकर अपनी भूमिका निभा सकता है और धीरे धीरे ये जन आंदोलन भारत के हर राज्य में जाएगा, भारत के हर ज़िले में जाएगा, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर ज़िले में, हर स्टेट में, पूरे नेशनल लेवल का हम कैडर तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें आप सबकी भूमिका बड़ी अहम रहेगी, आप सबका योगदान बड़ा अहम रहेगा, आप सबकी मान्यताएं बड़ी अहम रहेगी, आप सबसे प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा, आप सबसे प्रॉपर विचार विमर्श किया जाएगा और तब जाकर आपसे जो है चीज़ों को समझने में हमें भी आसानी रहेगी और आपको भी निश्चित रूप से आसानी रहेगी। तो आज मैं इन्हीं बातों को लेकर आपके सामने पेश हुआ था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, आप सभी ने मेरी बात को बड़ा गंभीरता से सुना होगा और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ इस जो ये मेरा डिस्कोर्स है इसको आप आगे शेयर करें, डिस्कशन करें कि कोई प्रोफेसर हरीश सिंह है जो इन मुद्दों पर बात कर रहा है, शिक्षा, रोजगार और ज़मीन भागीदारी, और हम जगाना चाहते हैं भारत के उन चारों पिलरों को, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर भी है, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। CSR के माध्यम से, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से वो भी एक बहुत बड़ा योगदान भारत में दे रहे हैं। तो हम किसी के खिलाफ नहीं, हमारा अपना विचार है और इस विचार को परिपक्व करने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी मजबूती मिल रही है, काफ़ी मॉरल सपोर्ट मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में बहुत बड़ा एक यूथ है। यूथ आर द ओपिनियन मेकर, यूथ आर द नेशन बिल्डर। जितनी नीतियाँ बनती है वो यूथ उसके लिए ओपिनियन बनाता है और फिर वो नीतियाँ जो है धरातल पर उतारी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी इस मोमेंट्स में बढ़ चढ़कर भाग लें, अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी सरोकार है उनसे हमें रूबरू कराएं, ताकि हम आगे बढ़कर एक बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चे के अलग अलग मोर्चे बना सकें, उसमें एक प्रॉपर हम कैडराइज उसको कर सकें, लोगों को ट्रेंड कर सकें, क्योंकि हमें मेन जो ज़रूरत है वो प्रचारकों की ज़रूरत है, जो समस्या के स्ट्रक्चर को जानता हो, प्रॉब्लम का डायग्नोस कर सकता हो, प्रॉब्लम के समाधान दे सकता हो। तो वी मस्ट बी बिकम द प्रॉब्लम सोल्वर। हमें समस्या समाधान करने वाले लोग चाहिए और आप सभी समस्या समाधान, क्योंकि आपका अपना एक सूचनाओं का दायरा भी आपका अपना होता है, अनुभव भी आपका अपना होता है। तो सूचनाओं और अनुभव के माध्यम से हमारी बुद्धि काम करती है और सहज बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा के द्वारा हम देश में कोई भी बदलाव ला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और उन्हीं बदलावों के माध्यम से हम शिक्षा, रोजगार, स्थायी ज़मीन, भागीदारी, इन 3 मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं और 3 मुद्दों को हम आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। और अगर कोई भी साथी जो किसी भी ज़िले से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी ब्लॉक से, तहसील से हो, वो ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। लगभग ज़्यादातर साथियों के पास मेरा नंबर है, कई बार मैं ऑनलाइन हो चुका हूँ, अपना नंबर दे चुका हूँ। फिर भी अगर कोई साथी मुझे जुड़ना चाहे तो मेरा नंबर है 9876589750। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9876589750। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते, कई बार ये शेड्यूल बिजी होता है, आपसे बात नहीं हो पाती। संडे का जो शेड्यूल होता है मेरा वो बड़ा
यूँ कहा जाए कि व्यस्त होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सबके कॉल उठाता हूँ, आप सबसे बातें करता हूँ। तो आप ज़रूर मुझे संपर्क करें कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे शिक्षा, रोजगार और स्थायी ज़मीन भागीदारी को एक मुश्त बनाना है, कैसे हमें कॉन्ट्रैक्चुअल के आधार पर जो भर्तियां हो रही उसका खात्मा करना है, आउटसोर्सिंग के आधार पर जो भर्तियां हो रही है उसका खात्मा करना, कैसे भारत का जो माइग्रेशन हो रहा है, खासकर कई राज्य है, पंजाब, केरला जैसे जो राज्य है, वो विदेशों में बहुत बड़े लेवल पर प्रवास कर रहे हैं, एनआरआई बन रहे हैं और अपने देश को छोड़ रहे हैं। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उनको यहाँ पर उनकी कैपेबिलिटी के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी हुनर के आधार पर उनको यहाँ पर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है कि वो लोग विदेशों में माइग्रेट हो रहे हैं और विदेश चले जाते, फिर दोबारा अपने देश की तरफ वो बहुत कम आते हैं। तो मेरा सभी से यही गुजारिश है कि आप भारत को, भारतीयता को, जॉइंट फैमिली कल्चर को, हमारी एक हारमोनियस ट्रेडिशन को मजबूत करिए, भारत को भारत बनाइए। भारत के अंदर गैप्स बहुत है, अर्बन रूरल का गैप है, डिजिटल गैप है, उन सब पे हमें बात करनी पड़ेगी, उन सब पे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी को मैं इनवाइट करता हूँ कि शिक्षा किसी भी समाज की आधारशिला होती है, किसी भी समाज की रीढ़ होती है। अगर समाज में शिक्षा नहीं है तो निश्चित रूप से समाज कमज़ोर होता है। तो हमें शिक्षा के मामलों पर बुनियादी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमें सशक्त तो बनाती है, शिक्षा हमें दुनिया को समझने का अपना एक इंडिविजुअल नज़रिया देती है, शिक्षा हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों के लिए तैयार करती है, शिक्षा हमारा सोचने का नज़रिया बहुत विस्तृत बनाती है, ब्रॉड बनाती है, शिक्षा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है, शिक्षा हमें इंक्लूसिव बनाती है। जोड़ने की शिक्षा वो होती है जो हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तो शिक्षा हमें जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। तो शिक्षा विभाजनकारी ताकतों को कमज़ोर करती है। इसीलिए देखा जाता है कि जनरली जो तानाशाही लोग होते हैं, जो सामंतवादी लोग होते हैं, वो शिक्षित व्यक्ति से बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं, बहुत ज़्यादा डरते होते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप सभी शिक्षा के मुद्दे को बड़ा गंभीरता से लें, रोजगार के मुद्दे को बड़ा गंभीरता से लें, और आप जो है स्थायी ज़मीन भागीदारी का जो मुद्दा है, लैंड सीलिंग एक्ट जो है, उसका पूरा क्रियान्वयन हो। लैंड सीलिंग एक्ट में जो कट ऑफ बनाई गई है, उससे ज़्यादा जिसके पास भी ज़मीन है, हो सकता है वो खुशी खुशी भी दे देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कानून सभी के लिए समान होता है। भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, और कानून के सामने समानता है सभी को। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये 3 मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, शिक्षा, रोजगार और जो ज़मीन भागीदारी, ये सबके लिए शमूलियत हो, सबके लिए एक वरदान की तरह आए, और सब इसमें अपनी भागीदारी निभाएं, सब अपने अपने मंचों से बात करें कि कैसे समाज को आगे बढ़ाना है। ये 3 मुद्दे बड़े क्रूशियल मुद्दे हैं, बड़े क्रिटिकल मुद्दे हैं, बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, बड़े लैंडमार्क मुद्दे हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार और ज़मीन भागीदारी। अगर इन 3 मुद्दों पर संसद के सांसद साहब सही से सोचें, विचारें, विचार विमर्श करें, तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे जा सकते हैं। तीनों ही मुद्दे हमारे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इससे हमारा जीवन का विकास होता है, हमारे सामाजिक सरोकार पूरे होते हैं। तो शिक्षा, रोजगार और ज़मीन भागीदारी के मुद्दों के ऊपर भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा जो काम कर रहा है, उसमें आप सबका सहयोग का मैं बड़ा ही उम्मीद करता हूं, और आप निश्चित रूप से उसमें आगे आएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, ऐसा मेरा संकल्प है। अगर आप आगे आएंगे तो निश्चित रूप से ये मुद्दे ज्वलंत होंगे, ये मुद्दे हमें जागरूक करेंगे, क्योंकि समाज का एक तबका ऐसा है
चलो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो अपनी भूमिका निभाता है जैसे तैसे अपने रोज़गार के साधन, शिक्षा के साधन और थोड़ा बहुत जो ज़मीन की भागीदारी उसके लिए प्रयास करता है। लेकिन समाज का एक ऐसा डिप्राइव्ड क्लास है जिसको दलित, आदिवासी, कबीला, घुमंतू समाज कहा जाता है। उनकी कबीलाई कल्चर है, उनको देश की, दुनियादारी की, कानूनों की, कायदों की कोई बहुत गहरी समझ नहीं है। उनकी अपनी ट्राइबल कल्चर रही है, अपने ट्राइबल उनके ट्रेडिशन रहे हैं। वो कानूनों की इतनी समझ नहीं रखते, वो स्कूलों की इतनी समझ नहीं रखते, वो यूनिवर्सिटीज़ की इतनी समझ नहीं रखते, वो पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, टूल, टेक्निक्स या स्टेट के जो एजेंडे होते हैं उनके बारे में ट्राइबल्स को, कबीला को, घुमंतू को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को उतनी जानकारी नहीं। अगर गहरी जानकारी होती तो निश्चित रूप से उनको ये तीनों अधिकार आज मूल अधिकार के रूप में मिले होते। इसको आपको व्यक्तिगत नहीं लेना, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि उतनी उनको समझ नहीं है पॉलिटिक्स की, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे यूँ कहा जाए कि एक तरह से जो एजुकेशन सेक्टर है या जितनी मिनिस्ट्रीज है या लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, मीडिया है। जैसे मीडिया है अपने ढंग से ही देश को चलाती रहती है, खुद ही मुद्दे बनाती है, खुद ही उन मुद्दों पे डिबेट कराती है, खुद ही वो जुडिशरी बन जाती है। ऐसा नहीं कि मैं मीडिया को ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ जो सच्चाई है। तो आप सब मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्राना करता हूँ कि आप बड़े भावी नागरिक हैं इस देश के और आप इस देश का भविष्य है, उज्ज्वल भविष्य है। तो आप ज़रूर इस पर चिंतन करें, जो कुछ मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया इस पर सोचें। आपका अपना कोई व्यक्तिगत विचार है तो ज़रूर आप मुझे दें, ताकि आने वाले टाइम में उन इनपुट्स को भी, क्योंकि आने वाले टाइम में हम जिला स्तर पर जा रहे हैं, जिला स्तर पर अपने सम्मेलन, अपने सेमिनार कर रहे हैं और उसमें आपकी भागीदारी भी हम ज़रूर सुनिश्चित करेंगे ताकि आपके विचार लिए जा सके। तो आप सब ने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। थैंक यू जी।